सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ना, वो किया फंक्शंस क्या हैं एनवायरनमेंट के, एंड वी डिड टॉक अबाउट द पोल्यूशन, द एयर पोल्यूशन, द वाटर पोल्यूशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन हम कहते किसको हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। सो noise pollution takes place when there is either excessive amount of noise or an unpleasant sound that causes temporary disruption in the natural balance. So unpleasant sound, ये pictures में भी दिखाया हुआ है, these music players or the sound of horns, the sound of train and the horn attached to it, the sound of plane, right? So ये सब unpleasant sounds हैं दैट कॉजेज टेम्परेरी डिसरप्शन इन दी नेचुरल बैलेंस में टेम्परेरी डिसरप्शन ये क्रिएट करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट इज सच दैट इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू एस्केप द नॉइस। आज की डेट में सिचुएशन ये हो गई है, वन वे और दी अदर, आप नॉइस से दूर नहीं जा सकते। इवन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एट होम हैव अ कॉन्स्टेंट हम और बीपिंग साउंड। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं हमारे घर पे, फॉर एग्जाम्पल द मिक्सर ग्राइंडर्स, द जूसर्स, वन वे और दी अदर वे, साउंड उनमें है ही है। By and large, lack of urban planning increases the exposure to unwanted sounds. So lack of urban planning, proper planning नहीं है, इस कारण से urban areas में, इस कारण से क्या हो रहा है, unwanted sounds create होती हैं। causes क्या है noise pollution के, industrialization सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, जब भी इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी चलती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एक अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से, कंस्ट्रक्शन से, जो कि डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स लेके आता है टू द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट को। सो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। जब इट इज़ अनवांटेड नॉइज पोल्यूशन जनरेट्स बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल साइट्स, क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन करते हैं उस टाइम पे। सो इंडस्ट्रियल नॉइज के की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हैवी मशीनरी, पावर जनरेटर्स, कन्वेयर बेल्ट्स, प्रोडक्शन लाइंस और ऐसे इक्विपमेंट्स जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉइस हैं इंडस्ट्रियल, जो हम काम करते हैं उसमें। इंडस्ट्रियल जब नॉइस आती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे बुरा इम्पैक्ट होता है हियरिंग लॉस, देन होता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी वर्क विच मे लीड टू दी एक्सीडेंट्स, इंक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो इसका ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि ह्यूमंस पे ही अफेक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। इट डिस्टर्ब्स दी वाइल्ड लाइफ, इट डिस्टर्ब्स दी कम्युनिकेशन, राइट। सो ये सब नॉइस के सोर्सेज हैं, जो इंडस्ट्रियल नॉइस के सोर्सेज हैं। देन इट इज़ अर्बन प्लानिंग। अब हम कहते हैं प्रॉपर अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉपर अर्बन प्लानिंग का क्या मतलब है, द रोड नेटवर्क इज़ नॉट प्रॉपर, राइट। सो इसी तरह जो जाम्स लगते हैं, राइट, सो बिग लाइन्स, द एयरपोर्ट्स नियर बाय द रेजिडेंशियल एरियाज, सच सो ये सब अर्बन प्लानिंग का फॉल्ट होता है। बेसिकली अर्बन प्लानिंग के थ्रू हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा क्रिएट खुद से करते हैं। जो आजकल के सिटीज़ हैं ना, पहले टाइम में तो प्रॉपरली प्लान्ड इतने हो नहीं पाते थे, राइट। सो जो सिटीज़ हैं ना वो प्रॉपरली प्लान्ड हैं, पुअरली डिज़ाइन नहीं हैं, कंजस्टेड स्ट्रीट्स हैं उनकी, मिक्स्ड लैंड यूज़ जोन्स हैं, इनएडिक्वेट ग्रीन स्पेसेस हैं, हाई लेवल्स ऑफ ट्रैफिक नॉइस होता है वहाँ, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा नॉइस है। It all leads to the excessive sound levels that can negatively impact the health of the local residents and their quality of life. Especially such poor planning can create environments जहाँ पे noise from vehicles, noise from construction and other sources propagates and accumulates the contribution to the noise pollution in urban areas to a larger extent. So sources क्या है urban planning में, basically traffic congestions, streets are densely packed, the parkings, people park their vehicle on the roads, because of this fact the others cannot move from those roads, so as a result traffic congestion, mixed land use. So the residential areas are being placed near the busy commercial zones or the industrial areas without proper sound barriers. It all leads to the significant noise exposure for the residents. Lack of green spaces, the trees, the vegetation, they act as natural sound absorbers. So
Lack of green spaces in a city can exacerbate the noise. The poor building designs, such as lack of soundproof windows and facades, they can amplify the noise from outside. The street layout, narrow streets, straight roads with high traffic volume can create echo chambers. They further amplify the noise pollution. Social events, the social events are happened though they have been given the warnings. However, the excessive and unwanted sound generated during the gatherings like parties, festivals, celebrations, they often caused by loud music, amplified speakers, and crowds that can disrupt the peace and well-being of nearby residents. It impacts the community relations and causes the stress due to हाई नॉइस लेवल्स. सो की पॉइंट्स क्या है नॉइस पोल्यूशन के? उसके सोर्सेज बेसिकली द स्पीकर्स, लाउड म्यूजिक फ्रॉम द स्पीकर्स, द cheering crowds, the fireworks, the car horns, they all amplify the sounds. The transportation, the continuous honking of the horns on the buses or on the trains, or even the noise from the airplanes, right? So transportation noise is a significant environmental pollutant that can cause a variety of health issues as well. This may leads to the sleep disturbance. The transportation noise can cause sleep fragmentation or shortening of the sleep and increase the stress levels. It may lead to the cardiovascular diseases, which may lead to the stroke or heart failure even. Impairment, it may lead to psychological problems because of less sleep. रोड ट्रैफिक जो है वो मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एंड इज़ स्पेशली प्रेवलेंट इन अर्बन एरियाज़ में. द इंट्रैक्शन ऑफ टायर्स विद द रोड्स इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द नॉइज़. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकमेंड भी किया है कि जो नॉइज़ लेवल्स हैं वो कम से कम रखे जाएँ ट्रैफिक रूल्स में. दे शुड बी केप्ट बिलो सर्टन dB decibels, right? Next is construction activities. The construction activities that take place in urban areas or in rural areas are a major source of even air pollution and noise pollution in the urban area, in the construction, near the construction sites. So the loud noise of the machinery and the equipment that are used at various stages like drilling, hammering, sawing, excavation, or even the vehicle movement, it generates high decibel levels that can disturb the residents and the workers, thereby causing the significant discomfort and potential health issues if it is not properly managed. सो कंस्ट्रक्शन में जैसे हम व्हीकुलर ट्रैफिक यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, हम लोग ब्लास्ट करते हैं, हम लोग मेटल कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, पावर टूल्स जैसे सॉज या ड्रिल्स या ग्राइंडर्स यूज़ करते हैं. वी मे यूज़ द हैवी मशीनरी, राइट, जैक हैमर्स, कंक्रीट मिक्सर्स, ये सब जो हम यूज़ करते हैं ना, इसके कारण नॉइस पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है. अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट नॉइस पोल्यूशन का भी वही है कि हियरिंग लॉस होगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, स्लीप डिसरप्शन होगी, हेडेक होगी, प्रोडक्टिविटी आपकी रिड्यूस होगी. देन इज़ हाउस होल्ड कोर्स. घरों में जैसे हम वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइस पोल्यूशन, जिससे बहुत सारी साउंड जनरेट होंगी दैट कैन बी डिसरप्टिव एंड अनोइंग टू द फैमिली members and neighbors, impacting the overall quality of life due to the constant noise that is coming, right? So kitchen appliances हो गए, laundry appliances हो गए, cleaning tools हो गए, ये सब कॉमन सोर्स है नॉइस पोल्यूशन का एज फार एज हाउस होल्ड्स आर कंसर्नड. इसका इम्पैक्ट वही है कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेस लेवल, स्लीप डिस्टर्बेंसेज होती हैं, डिफिकल्ट इन कॉन्सेंट्रेटिंग, राइट? सो वी नीड टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस दिस नॉइस पोल्यूशन.
सो फर्स्ट पार्ट था हमारा पोल्यूशन का, सेकंड पार्ट है हमारा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से क्या होता है? इट मींस प्राइमरीली, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ओवर एक्सप्लॉयट करना, ओवर हार्वेस्ट करना, इकोलॉजिकल बैलेंस को ओवर शूट करना, जिसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे रिसोर्सेज में गेट डिप्लीटेड। सो फॉरेस्ट से, फिश का स्टॉक, वाटर से, सो ओवर एक्सप्लॉइट होता है चीज़ें, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन से नेचुरल बैलेंस इकोसिस्टम्स का, दैट इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्स ड्रिवन कन्फ्लिक्ट्स, राइट, ये सब पैदा होते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से। वाटर शॉर्टेज होता है तो डिफॉरेस्टेशन होगा, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस होंगी, पोल्यूशन कैन लीड टू वाटर शॉर्टेजेस, unsustainable production activities, consumptions, they can create pollution that harms the planet's life supporting system, lack of access to essential resources. So इससे जो हमारे essential resources हैं उनको हम उनका access कम हो जाएगा, which means वो कम हो जाएंगी जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में हम क्या बोलते हैं? जैसे टिम्बर है, timber is harvested from the forest for the construction or paper manufacturing or fuel. So over consumption से deforestation हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जैसे मिनरल, ऑयल, गैस, कोल, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनको डिप्लीट कर देंगे तो उससे क्या होगा? ये एनर्जी सोर्सेज दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, या एक लेवल के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, तो फ्यूचर जनरेशन्स विल नॉट बी एबल टू यूज़ सच रिसोर्सेज। सो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें बेसिकली दो पॉइंट्स की बात करते हैं, विच इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना, इट इज़ द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ ट्रीज वेयर द लैंड इज कन्वर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट यूज। सो जंगल काट के कहाँ के लिए यूज़? ये देखो, ये जंगल काट दिया ना, ये सारा जंगल कट गया, सारा जंगल कट गया, उसको नॉन फॉरेस्ट यूज़, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं उसको, नॉन फॉरेस्ट यूज़। आज तो हमें ये अच्छा लग रहा है बट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए डिप्राइव्ड ऑफ हो जाएगा। सो एग्जांपल्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू फार्म्स, जंगलों की ज़मीन को हम फार्म हाउसेज में बना लेते हैं, रेंचेस, और फॉर अर्बन यूज़। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट is where the most concentrated deforestation occurs, right? So क्या होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जो डेंस होते हैं, हॉट होते हैं, ह्यूमिड होते हैं फॉरेस्ट, जो कि नॉर्मली इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। इनका ज़्यादा करेक्टराइजेशन क्या है? रेनफॉल। दे रिसीव अराउंड 100 इंचेस ऑफ रेनफॉल, राइट? सो द फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ टॉल, ब्रॉड लीव्ड, एवरग्रीन ट्रीज that form a continuous canopy. रेन फॉरेस्ट टिपिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं 4 लेयर्स में: emergent, canopy, understory and forest floor. Each layer has unique characteristics based on different levels of water, sunlight and circulation. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, they have a mean annual temperature of about 22 degree Celsius. Almost 30% of the world is covered by forest, एक्सक्लूडिंग वाटर मास। सो 30% वाटर को छोड़ के जो बैलेंस की लैंड बची है ना, उसमें से भी 30% जो है वो फॉरेस्ट यूज़ करते हैं। कॉजेज़ क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? सबसे पहला एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। सो डिफॉरेस्टेशन का मेन रीज़न एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। सो एज अर्लियर मेंशन इन द ओवरव्यू, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिफॉरेस्टेशन। हमने बोला ना, वो फार्म हाउसेज यूज़ कर लेते हैं। ड्यू टू ओवर ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रीज आर फेल डाउन टू ग्रो क्रॉप्स एंड फॉर कैटल ग्रेजिंग। सो इससे क्या हो रहा है? ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रीज, बहुत सारे नंबर हैं जो ट्रीज़ के, दे आर फेल डाउन टू ग्रो क्रॉप्स फॉर कैटल ग्रेजिंग। कैटल ग्रेजिंग के लिए हम क्रॉप्स को वहाँ यूज़ करते हैं। लॉगिंग। Apart from this, wood-based industries like paper, matchsticks, furniture are needed to etc. also need a substantial amount of wood supply. So इनको भी लकड़ी चाहिए। इससे क्या होगा? Wood is used as a fuel directly or indirectly. Therefore, trees are chopped for supplies.
पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? सप्लाई, फ्यूल के लिए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फायरवुड एंड चारकोल आर एग्जांपल्स ऑफ वुड बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल। सो फायरवुड, लकड़ी जो है, आग जलाते हैं हम, या कोयला, चारकोल जो है, ठीक है, ये सब वुड जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसकी एग्जांपल्स हैं। सम ऑफ दीज इंडस्ट्रीज थ्राइव ऑन इलीगल वुड कटिंग एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज। ऐसा नहीं है सब जगह लीगल वुड कटिंग होती है, इलीगल वुड कटिंग बहुत ज़्यादा है, जिससे प्रॉफिट मेकिंग चल रही है बिना रोक टोक। नेक्स्ट इज सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन किसको बोलते हैं? सॉइल डिग्रेडेशन इज द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल बाय द इम्प्रॉपर यूज। सो हम सॉइल की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि हम उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते, विच इज़ यूज्ड फॉर यूजली फॉर एग्रीकल्चर, पैस्चरल, इंडस्ट्रियल और अर्बन पर्पजेज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, जिससे उसकी सॉइल क्वालिटी रिड्यूस होती है। सॉइल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम एंड मे बी एक्सकैबरेटेड बाय क्लाइमेट चेंज। एक तो सॉइल डिग्रेडेशन इतना सीरियस ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, और ऊपर से क्या हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम और डिजीज़ बन रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इट एनकम्पसेस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डेटरेशन। सो फिजिकल डेटरेशन भी हो रही है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल से भी डेटरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। कॉजेज़ क्या हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के? सबसे पहला कॉज लैंड डिस्टर्बेंस। लैंड डिस्टर्बेंस हम किस चीज़ को बोलते हैं? लैंड डिस्टर्बेंस का मतलब है हम लोग लैंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, विच मीन्स हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लैंड को, या हम लोग राइट। सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय लैंड डिस्टर्बेंस का मतलब होता है बेसिकली कि डेटरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट डिस्टर्ब द नेचुरल स्टेट ऑफ लैंड, दैट लीड्स टू इश्यूज। कौन कौन से? like soil erosion, loss of biodiversity, altered water flow, decreased ecosystem services. It often results from practices like deforestation, overgrazing, unsustainable agriculture, mining, and it leads to urban development. तो इससे मैकेनिज्म्स क्या हैं इसके? जब भी लैंड डिस्टर्ब होती है, द प्रोटेक्टिव वेजिटेशन जो है ना, उसका जो कवर है ऊपर वाला वो रिमूव हो जाता है। इससे सॉइल इज़ एक्सपोज टू दी विंड्स और वाटर एरोजन से, जिससे सिग्निफिकेंट सॉइल लॉस होता है। उससे ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर है वो फ्लो होके दूसरी जगह चली जाती है। बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट होता है इसका। द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू लैंड डिस्टर्बेंस, इट रिड्यूसेस द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़। जितने भी प्लांट के स्पीसीज़ हैं, एनिमल के स्पीसीज़ हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट नाउ कंड्यूसिव टू देयर स्टे, right? Next is level of pollution. We have already understood through air pollution, water pollution, and we have discussed it in detail rather, the noise pollution. Overpopulation सबसे important factor है environmental degradation का। पॉपुलेशन जो है ना, उसको जगह चाहिए रहने के लिए, उसको खाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा जगह देनी पड़ती है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, हमें मैक्सिमम इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, जिससे रश बढ़ जाता है, सर्विसेज प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाती। इसका नुकसान क्या होता है? इससे एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होता है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन या प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज इन्हीं रीजंस के कारण होता है। बिकॉज रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ जाती है, रहने के लिए जगह चाहिए, यूज़ करने के लिए, बर्न करने के लिए फ्यूल चाहिए, राइट? सो पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ओवर पॉपुलेशन में। नेक्स्ट इज़ लैंडफिल्स। अब लैंडफिल्स क्या होता है? जो वेस्ट है, जो कोई भी वेस्ट होता है, जो पोल्यूटेंट है, वो बेसिकली हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको ज़मीन में दबाने की कोशिश करते हैं, उसको हम लैंडफिल कहते हैं। इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होती है, इससे लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डैमेज होता है। जो लैंडफिल्स हैं ना, वो प्राइमरीली हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, या जो सॉयल है, या जो लैंड बॉडीज़ हैं, एयर में पोल्यूशन, ऑडोर पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन, इवन ग्रीन हाउस गैसेस के इफ़ेक्ट्स, ये सब कुछ इससे बहुत ज़्यादा होता है। टू द एक्सटेंट इवन एक्सीडेंट्स भी होते हैं।
कैसे? इसके थ्रू लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, कोलैप्सेस हो जाते हैं, राइट? सो एक्सीडेंट्स होते हैं, बर्ड माइग्रेट हो जाते हैं, सो आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो पूरा का पूरा बैलेंस हिल जाता है. We have discussed deforestation in the previous slide. Then there are certain natural causes also that lead to environmental degradation. Natural causes कौन से हैं? For example, the floods, the typhoons, the droughts, a rise in temperature beyond a particular limit, the fires. So जो भी environmental degradation हो रहा है ना, either by the human activities or by the natural events, is actually harmful for humans or even the other species like animals or birds or plants to stay at such places. लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग. लैंड डिग्रेडेशन होता क्या और कितना इंपॉर्टेंट है ये? सो लेट अस अंडरस्टैंड द लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन. Right, so quality of soil, we have already read it about the soil erosion, the water pollution, the vegetation conditions commonly caused by the human activities. ये सब primarily human activities से होता है. जितना human activity में pollution, deforestation, more of urbanization, more of industrialization, over population होगा, उससे ये लैंड डिग्रेड होगी ही होगी. कौन कौन से फैक्टर्स हैं तो रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए? लॉस ऑफ वेजिटेशन अक्रिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. पेड़ काट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? वेजिटेशन, जो नेचुरल हैबिटेट है जिन प्लांट्स का, जिन एनिमल्स का, वो फॉरेस्ट, वो तो डिस्ट्रॉय हो रहा है. फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड हो रही है. इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन. यू नो, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बचाना भी ज़रूरी है. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल तभी बचा सकते हैं जब एक क्रॉप के बाद हम दूसरी क्रॉप वो लगाएं जिससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो. एंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड. लोग आज की डेट में फॉरेस्ट लैंड में पहुंच गए हैं जहां पे वो इवन दे आर कंस्ट्रक्टिंग और यूजिंग इट एज फार्म लैंड रादर दैन द फॉरेस्ट. दे शिफ्ट देयर कल्टिवेशन प्रोसेस. इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइज़र्स. एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है. फर्टिलाइज़र्स, द पेस्टिसाइड्स, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल. इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स. जो भी हमारी प्लानिंग है, जो भी हमारा मैनेजमेंट है इरीगेशन सिस्टम्स का, वो उतना प्रॉपर, उतना ठीक नहीं है. आज भी अगर हम अपने इरीगेशन सिस्टम को बेटर कर लें तो वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड वी कैन मैनेज बेटर. एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. हम जिस तरह से ग्राउंड वाटर जितना लेवल्स अब पहले 100 फीट पे होता था, फिर 200 फीट पे चला गया. एट सम लोकेशंस अब पानी 300 फीट से भी ज़्यादा नीचे जा चुका है जो ग्राउंड वाटर है. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी. जितना हमें चाहिए हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी. पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल. जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है ना, दे आर वेरी वेरी पुअर. वो क्या करते हैं? वो किसी भी तरह लैंड को डिग्रेड करे, चाहे कैसे भी करें, बट दे वांट टू अर्न समथिंग. दैट इज़ हाउ द लैंड गेट्स मोर डिग्रेडेड. नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स. बहुत सारे ऐसे सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए. जब हम इन मेजर्स को अडॉप्ट नहीं करते, उससे लैंड डिग्रेड होती ही होती है. हम जिन सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स की बात कर रहे हैं उसमें क्रॉप रोटेशन, जिसमें क्रॉप्स को हम रोटेट करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे. टेरेसिंग. सो इससे क्या होता है? ऑलमोस्ट लेवल स्पेस ऑन अ हिल साइड, जिसमें टेरेस टॉलर दैन दी वन बिफोर इट. मल्चिंग. सो इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द इरोजन्स. विंड ब्रेक्स. विंड ब्रेक्स विद ट्रीज और श्रब से, ताकि विंड का इरोजन कम हो. रिटेंशन पॉन्ड्स हम बनाते हैं. रिटेंशन पॉन्ड्स बेसिकली मैनेज करते हैं वाटर फ्लो को और सॉइल के लॉस को रिड्यूस करते हैं. सो दीज आर दी फैक्टर्स जिससे लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. अगर हम इन फैक्टर्स पे कंट्रोल कर लें तो लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं. right? That is it in this video. From this chapter we have few more videos left for the present chapter, because this is a very very big chapter and I want to explain everything which is related to, so that exams जब आएँ तो आपके पास sufficient material होना चाहिए, right? So take care and goodbye. आपको कोई भी doubt हो, do let me know, I'll clear all your doubts. Take care, bye.